हेलो फ्रेंड्स, क्रॉनिकल आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आज अपने यूपी पीसीएस के लिए जो टेस्ट सीरीज की कार्यक्रम शुरू की गई है उसमें GS2 के क्वेश्चंस को डील करेंगे। क्वेश्चंस के सिलेबस के टॉपिक आपको क्रॉनिकल आईएएस की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज डिस्कशन। हम लोग पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहले जो सिलेबस की टॉपिक है उसको एक बार देख लें। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, structure, organization, functioning of executive and the judiciary, ministry, department of government, pressure groups, formal informal association, their role in polity, PIL, salient features of the Representation of People Act, appointment to various constitutional posts, power, functions and their responsibilities, and statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies including नीति आयोग, their features and functioning। तो इसी टॉपिक से जुड़े हुए ये क्वेश्चन है जिसको आज हम लोग देखेंगे, जिसको डिस्कस करेंगे। हमारा अप्रोच, जैसे कि पहले के वीडियोस में भी आपने देखा कि क्वेश्चन को पहले कॉम्प्रिहेंड करना, उसकी समझ को विकसित करना, उसके बाद कैसे स्ट्रक्चर करना है क्वेश्चन को, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, क्या क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं इंट्रोडक्शन को लिखने के, मेन बॉडी में कंटेंट क्या लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है उसको, और फिर कंक्लूजन किस किस तरीके से किया जा सकता है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच आंसर राइटिंग को लेकर जो आपकी यूपी पीसीएस की मेंस की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो इट वुड बी लाइक टू बी रिटन इन 125 वर्ड्स। ठीक है। So explain various reasons behind frequent disruptions in the functioning of the parliament and state legislatures in India। भारत में संसद और राज्य विधान मंडलों के कामकाज में बारंबार होने वाले व्यवधानों के पीछे विभिन्न कारणों की व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन आपसे बहुत स्पष्ट रूप से क्या पूछ रहा है कि संसद और राज्य विधान मंडल के कामकाज में, उनके फंक्शनिंग में जो डिसरप्शंस लगातार हो रहे हैं, व्यवधान हो रहे हैं, उसके पीछे के कारणों की आपको व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर डायरेक्टिव वर्ड के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है, एक्सप्लेन करना है, केवल आपको उसको मेंशन या हाईलाइट करके नहीं निकलना है। अब ऐसे क्वेश्चंस में चूंकि बहुत ही क्लियर है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स में फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस के न्यूज़ हमेशा बने रहते हैं। हमने देखा कि पिछले भी विंटर सेशन में या फिर जो ये नई लोकसभा है, इसमें जो प्रोडक्टिविटी रही है लोकसभा की और राज्यसभा की, वो काफ़ी कम रही है। शुरुआत के 6 महीने में केवल एक ही बिल पारित हो सका है जो पिछले 6 लोकसभाओं के ओवरऑल परफॉर्मेंस में सबसे कम है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जीएस में पूछे जाते हैं। तो हम इंट्रोड्यूस कैसे करें ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स को? तो इंट्रोडक्शन में हमें ये प्रयास करना चाहिए कि अपनी बात को शुरू हम क्वेश्चन के ही सटीक संदर्भ में करें। क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट है, और यहाँ पर वो है फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस इन द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट। तो हम किस किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? पहले तो कि हम समस्या की गंभीरता को बता सकते हैं, कितनी गंभीर समस्या है, उससे संबंधित अगर कोई फैक्ट या स्टैटिस्टिक्स हमारे पास है हम उसका उल्लेख कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम अभी लेटेस्ट विंटर सेशन की बात करें तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा की जो प्रोडक्टिविटी रही है वो क्रमशः 54.5% लोकसभा की और राज्यसभा की 40% रही है। प्रोडक्टिविटी का अर्थ ये हुआ कि जो एलोकेटेड आवर्स थे पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के, उस एलोकेटेड आवर में कितना इफेक्टिव वर्क हो पाया। तो पिछला विंटर सेशन और ये फैक्ट से आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि पार्लियामेंट में फ्रीक्वेंट डिसरप्शन के कारण उसकी प्रोडक्टिविटी का कितना ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसमें आप एक ही साथ क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को भी हिट करते हैं और उसकी गंभीरता को भी तथ्य के द्वारा स्थापित कर देते हैं। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस होते हैं उसके राजनीतिक चरित्र को आप इंट्रोडक्शन में उजागर कर सकते हैं। तो जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है इन फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस का, आप उसको हाईलाइट करते हुए अपने बात को शुरू कर सकते हैं। ठीक है। सो पार्लियामेंट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन, और उस डिस्कशन में चूंकि हम आज जानते हैं कि पब्लिक डिबेटिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्रीमनी अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम बढ़ी है, तो वो चीज़ संसद में भी रिफ्लेक्ट होता है और उसके कारण फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस होते हैं। तो आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं अपनी बात को, या फिर आप उसमें सीधा सीधा फैक्टर्स जो
वेरियस टाइप के फैक्टर्स एंड डिफरेंट डायमेंशंस में उसका उल्लेख कर सकते हैं। एक तो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर से रिलेटेड, गवर्नमेंट और अपोजिशन पार्टीज का जो कॉम्पोजिशन होता है लोकसभा और राज्यसभा में, जो कि स्वाभाविक रूप से सरकार के पक्ष में होता है। और हमने ये देखा कि जो 2014 से लेकर 2019 और 2019 से 24 जो सरकार रही, पूर्ण बहुमत की सरकार रही, अपोजिशन के लिए वहाँ मेंबरशिप कम थी। तो आप इन सब पॉलिटिकल विषयों का और जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको आप इंट्रोडक्शन में उल्लेख कर सकते हैं। तो इसमें कई तरीके हैं आपको इंट्रोड्यूस करने के, ठीक है। तो मेन बॉडी को इसमें कैसे अप्रोच करना है उसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि इसमें सीधा पूछा गया है एक्सप्लेन वेरियस रीजन्स, तो इन व्यवधान के पीछे जो विभिन्न कारण हैं हम उसकी बात करेंगे। मेन बॉडी में सब हेडिंग बनाना एक अच्छी बात है। अगर आप सब हेडिंग बना देते हैं तो उससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आप नीचे क्या बात रखने वाले हैं। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ सब हेडिंग। तो यहाँ पर हम ये सब हेडिंग बना सकते हैं कि रीजन्स बिहाइंड फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस, रीजन्स बिहाइंड frequent disruptions, frequent disruptions। जनरल स्टडीज के क्वेश्चन में आंसर लिखते समय कंटेंट में मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को अपनाना जरूरी होता है। जब आप रीजन्स को लिखें तो अलग अलग डायमेंशंस में जाके डिसरप्शंस के रीजन को हम लिखना अच्छा समझते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हम उसको सबसे ऊपर लिखेंगे और फिर उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अन्य कारकों को भी, अन्य कारणों को भी, रीजन्स को भी हम लिस्ट डाउन करेंगे। नंबरिंग आप कर सकते हैं, नंबरिंग करें या आप उसमें बुलेट्स का इस्तेमाल करें, ये चीज़ें प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी होती हैं। तो रीजन नंबर 1 जो सबसे बड़ा कारण है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के फंक्शनिंग के डिसरप्शन का, वो ये है कि संसद में और विधानसभाओं में कई बार जो पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दे हैं, कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं, उनको उठाया जाता है और फिर वैसे इशूज़ के ऊपर अपोजिशन में और रूलिंग पार्टी में फिर टकराव होती है, स्लोगनियरिंग होती है, वॉकआउट होता है और इस तरीके से पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग है वो डिसरप्ट हो जाती है। तो हम पहले पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं कि पॉलिटिकली सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल इशूज को, पॉलिटिकली सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल इशूज एंड कंट्रोवर्शियल इशूज आर रेज्ड इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर्स एंड कंट्रोवर्शियल इशूज, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कई बार जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के who usually belong to the ruling party, उनके ऊपर एलिगेशंस लगता है कि दे वर्क इन पार्शियल मैनर एंड बायस्ड मैनर, उनके ऊपर पक्षपात करने का और बायस्ड मैनर में काम करने का एलिगेशंस लगता है, जिसके कारण कि कई बार मेंबर्स सदन की प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट करते हैं। वो एक दूसरा प्रमुख कारण है, पहला पॉलिटिकल नेचर का और दूसरा विच इज़ रिलेटेड टू रोल ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट के रूप में, रीजन के रूप में रोल ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हम मेंशन कर सकते हैं, जिनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं आपको पार्शियली और एक बाइस्ड मैनर में काम करने के एलिगेशंस उन पर लगाए जाते हैं, रोल ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, ठीक है। इसे हम मेंशन कर सकते हैं। तीसरी बात ये होती है कि कई बार द गवर्नमेंट डज नॉट अग्री टू अलाउ डिस्कशन ओवर वेरियस इंपॉर्टेंट इशूज रेज्ड बाय द ऑपोजिशन पार्टी। जो मुद्दे ऑपोजिशन पार्टीज उठाना चाहती हैं वो मुद्दों को, उन मुद्दों को संसद में चर्चा के लिए समय देने से सरकार इनकार कर देती है, मना कर देती है। वो एक अलग फैक्टर है, रीज़न है, जिसके कारण कि ऑपोजिशन पार्टीज फिर संसद को डिसरप्ट करती हैं, मेंबर्स सदन को डिसरप्ट करते हैं। और तीसरी बात है कि adequate time for discussion over issues highlighted by the opposition, और साथ ही ये ध्यान रहे कि मेंस में जब हम आंसर लिखते हैं तो एग्जाम्पल्स और फैक्ट्स को भी उसमें शामिल करना जरूरी होता है।
अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो अभी हाल फिलहाल में संसद में एक कॉरपोरेट ग्रुप के ऊपर लगाए गए एलिगेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स में एक इंडियन कॉरपोरेट ग्रुप के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे करप्शन चार्जेस के और ब्राइबिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉर गेटिंग अ पर्टिकुलर पब्लिक प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो अब उस कॉरपोरेट ग्रुप के ऊपर लगाए गए जो एलिगेशंस थे उसके लिए सरकार को यहाँ पर टारगेट किया गया था पार्लियामेंट में। तो उस तरीके के जो कंट्रोवर्शियल इशूज हैं उसको रेज किया जाता है। अभी जैसे कि हाल फिलहाल में हमने देखा कुंभ में स्टैम्पिड के कारण कई लोगों की जान गई है और उस मुद्दे को विपक्ष राज्यसभा में खासकर उठाने का प्रयास कर रहा था, जिसे कि राज्यसभा में सभापति जो कि भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं उन्होंने उस मुद्दे को उठाने से मना किया, उन्हें उस मुद्दे को उठाने के लिए अलाउ नहीं किया। तो ऐसे कुछ जो मुद्दे होते हैं जिसके कारण कि आपको संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्रवाई बाधित होती है। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम इसको और मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए दूसरे अगर हम क्षेत्रों में ले जाने का प्रयास करें, अगर हम रीजन्स को, तो बात यह है कि पार्लियामेंट से बाहर राजनीतिक दलों के बीच में इंटर पार्टी डायलॉग की या इंटर पार्टी इंटरैक्शन की व्यवस्था नगण्य है एक तरीके से। तो जो भी इंटरैक्शन इन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होता है, अपोजिशन और रूलिंग पार्टीज के बीच में, वो सदन में ही होता है। उसके बाहर अगर कोई ऐसी व्यवस्था होती जहां पर कि अपने कॉन्ट्राडिक्शंस को रिजॉल्व कर पाते तो शायद वो सदन के अंदर जो गतिरोध है वो नहीं होता। ठीक है, सो लैक ऑफ सच मैकेनिज्म्स टू रिजॉल्व डिफरेंसेस बिटवीन दी रूलिंग एंड दी अपोजिशन पार्टी इज ऑल्सो अ मेजर रीजन कि जिस कारण से जो लेजिस्लेचर है उसको फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस का सामना करना पड़ता है। तो एक बात हम वो लिख सकते हैं, एब्सेंस ऑफ इंटर पार्टी डायलॉग मैकेनिज्म आउटसाइड पार्लियामेंट। हालांकि ऐसे मैकेनिज्म होते हैं लेकिन वैसे मैकेनिज्म उतने इफेक्टिव नहीं होते, तो एक तरीके से उनका होना या ना होना एक समान होता है, क्योंकि राजनीतिक दल खुले मंच पर आकर आपस में एक कॉन्सिलिएटरी अप्रोच नहीं अपनाना चाहते, है ना। सो एब्सेंस ऑफ इंटर पार्टी डायलॉग मैकेनिज्म आउटसाइड पार्लियामेंट। तो इसीलिए जब संसद में आमना सामना होता है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स में तो उनमें भिड़ंत हो जाती है। ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द रीजन्स जिसके कारण कि आपको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस हमें देखने के लिए मिलता है। कई बार अपोजिशन के भी सदस्य जानबूझकर सरकार के कामकाज को या सरकार की किसी पॉलिसी को टारगेट करने के लिए सदन को डिसरप्ट करते हैं। हमने ऐसा कई मौक़ों पर देखा है कि अपोजिशन पार्टीज के मेंबर अगर सरकार ने कोई नई नीति को सामने लाया है या कोई अगर नए कानून को सामने लाया है तो उसका विरोध करने के लिए अपोजिशन मेंबर्स वो सदन के वेल में चले आते हैं, वो स्लोगनियरिंग करते हैं और इस तरीके से सदन की गतिविधि डिसरप्ट हो जाती है। तो इसको भी हमें मेंशन करना जरूरी है कि अपोजिशन पार्टीज के मेंबर्स के द्वारा अपोजिशन मेंबर्स डिसरप्ट proceedings to stall legislations or actions by the government। तो इस तरीके से जब हम एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में आंसर को अटेम्प्ट करेंगे, जहां पर कि हमने देखिए पॉलिटिकल इशू की बात की, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का रोल है उसके बारे में बात की, फिर हम चले आए रूल ऑफ प्रोसीजर में जहां पर कि सरकार को ये पावर है कि सदन में किन मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी उसके संबंध में वो तय करने का जो पावर है वो सरकार के पास है, उसकी हमने बात की। फिर संसद से बाहर जो कारण है उसकी हमने बात की और उसके अलावा रूलिंग पार्टी के अतिरिक्त अपोजिशन मेंबर्स के कारण जो डिसरप्शन होते हैं हमने उसकी बात की। तो एक ऐसे होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में जब आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आपको रिवार्ड करता है। ये हो गया आपको मेन बॉडी के रेस्पेक्ट में पॉइंट्स, तो आप इसे 1 2 3 4 5 करके लिख सकते हैं, बुलेट नंबरिंग जैसा हम लोगों ने बात किया। अब इसके आगे बात आती है कि कैसे हम अपनी बात को कंक्लूड करें, कंक्लूजन में हम क्या लिखें। ये स्टूडेंट्स को आखिर में बड़ा परेशान करती है और स्टूडेंट्स इसमें स्ट्रगल करते हैं हाउ टू कंक्लूड द आंसर ऑफ एनी
क्वेश्चन। तो चूंकि इस क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस के विषय में बात की गई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि निष्कर्ष में हम सुझाव दे सकते हैं, सजेशंस और वे फॉरवर्ड के साथ हम कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि आपके जो सजेशंस और वे फॉरवर्ड हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए, वो जनरल नेचर के नहीं होने चाहिए, अदरवाइज दैट विल नॉट ऐड एनी वैल्यू टू योर आंसर। सो सच सजेशंस एंड वे फॉरवर्ड शुड बी स्पेसिफिक। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कंक्लूजन में आप आपने जो उसमें पॉइंट्स रेज किए हैं, आप उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएं। आपने मेन बॉडी में जो भी बात कही है, आप उसके एक निष्कर्ष के रूप में अपनी बात को एंड करें। तो दूसरा तरीका कंक्लूजन का ये हो सकता है कि अगर कोई उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, किसी अगर इम्पॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटी का ऑब्जर्वेशन है, किसी इंटरनेशनल रिपोर्ट का अगर आपके पास कोई उल्लेख है, कोई अगर आप उसका हवाला देते हुए अपनी बात को सम अप कर सकते हैं, सो यू कैन टेक दीज वेरियस अप्रोचेज व्हाइल कंक्लूडिंग योर आंसर। तो इस पहले क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, उसके बारे में हम लोगों ने बात की है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं, मेंशन 3 मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ईच ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट इन द हायर जुडिशियरी इन इंडिया। काफ़ी ज़्यादा ये रिपीटेड क्वेश्चन होता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है, क्योंकि जब हम हायर जुडिशियरी की बात करते हैं तो उसमें अपॉइंटमेंट प्रोसेस में प्रॉब्लम्स को लेकर कॉलेजियम सिस्टम की बात हमेशा होती है। भारत में उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली के 3 गुण और दोष बताइए। इस तरीके से गुण और दोष, मेरिट डिमेरिट बताने वाले क्वेश्चंस, पूछने वाले क्वेश्चंस यूपीपीसीएस की परीक्षा में पहले भी पूछे जा चुके हैं। अब अगर इसमें इंट्रोडक्शन की हम बात करें, तो इंट्रोडक्शन में हम सीधे कॉलेजियम सिस्टम के विषय में बताकर शुरुआत कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में, है ना, कॉलेजियम सिस्टम के विषय में कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है। कॉलेजियम सिस्टम हम जानते हैं कि भारत में हायर जुडिशियरी में अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र के लिए एक प्रणाली है, कॉलेजियम सिस्टम हम उसे कहते हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम इस तरीके से हम उसमें बता सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि कॉलेजियम का कॉम्पोजिशन बताकर हम इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कॉलेजियम का कॉम्पोजिशन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र के मामलों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट अदर जजेज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा 4 जो सीनियर मोस्ट अदर जजेज हैं, उन्हें मिलाकर कॉलेजियम बनता है। और अगर हम हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र की बात करें, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 2 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आप इस तरीके से कॉम्पोजिशन को बताकर कर सकते हैं। या फिर तीसरी बात, जो एक तीसरा तरीका हो सकता है, यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन में मेरिट्स और डिमेरिट्स पूछे गए हैं, है ना, अपॉइंटमेंट को लेकर, तो जो हायर जुडिशियरी में अपॉइंटमेंट को लेकर समस्या है, आप उसके साथ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो प्रॉब्लम्स विथ रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट, प्रॉब्लम्स विथ रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट in higher judiciary, with respect to appointment in higher judiciary। तो इन 3 तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन। नाउ कमिंग टू द मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन, as it is very clear that you have to mention 3 merits and 3 demerits of the collegium system। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन में कॉलेजियम सिस्टम को एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप सीधा मेन बॉडी में 3 मेरिट्स, उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा देखिए। उसका स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन के बाद 3 मेरिट्स ऑफ कॉलेजियम सिस्टम, 3 मेरिट्स ऑफ कॉलेजियम सिस्टम, और इसमें हम पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 करके लिखेंगे। और फिर उसके नीचे में 3 डिमेरिट्स ऑफ कॉलेजियम सिस्टम, उसमें भी उसी तरीके से पॉइंट नंबर 1, 2 और 3। क्योंकि क्वेश्चन की ही डिमांड है कि आपको 3 ही गुण दोष बताने हैं, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा मेरिट और डिमेरिट आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक तो इसमें फॉर्मेट ये हो सकता है प्रेजेंटेशन का, और दूसरा फॉर्मेट प्रेजेंटेशन का ये हो सकता है। इस तरीके से हम एक टेबल ड्रॉ कर लें, और टेबल ड्रॉ करके हम ऊपर में कॉलेजियम सिस्टम, मेरिट और डिमेरिट लिख सकते हैं। कॉलेजियम सिस्टम,
मेरिट और डिमेरिट, मेरिट और डिमेरिट। और इसमें हम फिर आपको भी पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, तो इस तरीके से भी आप टेबुलर फॉर्मेट में अपने प्रेजेंटेशन को आप लिख सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू द कंटेंट, what we have to add in this particular question is the collegium system is functioning in India as far as the appointment to higher judiciary is concerned, और हायर जुडिशियरी से हमारा तात्पर्य होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। उसके नीचे जो जुडिशियरी की लेवल है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल जुडिशियरी और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की है। तो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। अब इस व्यवस्था के 3 गुण क्या हैं? व्हाट कैन बी द 3 मेरिट्स ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम? अगर हम एक चीज़ ये समझें कि कॉलेजियम सिस्टम से जुडिशियल अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव की रोल समाप्त हो जाती है, एटलीस्ट जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके दौरान। तो द फाइनल अप्रूवल ऑफ द सिलेक्शन इज डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो एक अलग बात है, लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान कॉलेजियम के द्वारा कैंडिडेट का चयन किया जाता है, जजेज का चयन किया जाता है। सो व्हाट इट डज, द फर्स्ट मेरिट इज दैट इट इंश्योर्स इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी, इट इंश्योर्स इंडिपेंडेंस it ensures independence of the judiciary, independence of the judiciary, independence of judiciary। और हम जानते हैं कि जुडिशियरी का जो इंडिपेंडेंस है दैट इज क्रूशियल फॉर सेपरेशन ऑफ पावर्स, और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, सेपरेशन ऑफ पावर, ऑल दीज आर बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पर्टिकुलरली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर माना है। केशवानंद भारती केस 1973। सो द मेरिट ऑफ कॉलेजियम सिस्टम इज दैट इट इंश्योर्स इंडिपेंडेंट जुडिशियरी फ्री फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि सीनियर मोस्ट जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉलेजियम का हिस्सा होते हैं, इसीलिए जिन भी कैंडिडेट का, जिन भी जज का कंसिडरेशन किया जाता है उनके ऊपर व्यापक असेसमेंट होता है। उनके पूरे करियर रिकॉर्ड को देखा जाता है, उनके पास्ट परफॉर्मेंस को देखा जाता है, उसके ऊपर पूरी एक डिटेल रिपोर्ट बनती है, इंटेलिजेंस इनपुट्स लिए जाते हैं। तो एक व्यापक उसमें वाइडर डेलिब्रेशन होती है, डिस्कशन होती है, और उसके बाद फिर कैंडिडेट के नेम को रेकमेंड किया जाता है। सो दिस वाइडर डेलिब्रेशन एंड असेसमेंट, वाइडर डेलिब्रेशंस एंड असेसमेंट बाय सीनियर जूरिस्ट्स, ये इसका एक मेरिट है। वाइडर डेलिब्रेशन एंड असेसमेंट बाय द सीनियर जूरिस्ट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इट गिव्स द रिक्वायर्ड लीगल ग्राउंड फॉर द रिकमेंडेशन। चूंकि इतने हाई प्रोफाइल लीगल माइंड्स अपने रिकमेंडेशन को देते हैं, तो ये कॉलेजियम सिस्टम का एक मेरिट है। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात फिर इसमें यह है कि कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा सरकार पर भी दबाव बनता है नियुक्तियों को क्लियर करने का। अब एक बार जो रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई, और सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड केस में भी इस बात को इस्टेब्लिश किया था कि अगर कॉलेजियम के द्वारा किसी एक रिकमेंडेशन को भेजा गया, सरकार ने उसे नहीं माना और कॉलेजियम ने वापस फिर से अपने उसी रिकमेंडेशन को फॉरवर्ड किया, तो रीइटरेशन के बाद सरकार को फिर उस रिकमेंडेशन को मानना अनिवार्य होता है। सो इट पुट्स अ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन बाय द कॉलेजियम एंड फाइनली अप्रूव इट। तो इस तरीके से जो न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें एक निरंतरता बनी रहती है, सरकार के ऊपर एक दबाव बना रहता है। तो उसे हम तीसरे मेरिट के रूप में लिख सकते हैं कि इट पुट्स प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट with respect to judicial appointment in higher judiciary, with respect to judicial appointments in the higher judiciary। एक बात ये हो गई, चूंकि 3 ही मेरिट पूछे गए हैं तो हमें 3 ही मेरिट लिखना है, इसमें चौथे मेरिट लिखने की स्कोप नहीं है। तो इससे ये समझ में आता है कि क्वेश्चन की डिमांड को हमें
प्रिसाइजली मीट करना है, ना तो कम ना तो ज़्यादा, जितना पूछा गया है उतनी ही अपनी बात को रखना है। अच्छा, अब इसके 3 दोष क्या हैं? जैसा क्वेश्चन में 3 गुण और 3 दोष पूछा गया है। सो व्हाट आर द 3 डिमेरिट्स ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम? काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, इसके डिमेरिट्स को लेकर कई डिबेट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रिटिसिज्म है कॉलेजियम सिस्टम का वो यही है कि इट प्रमोट्स फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म। अगर देखा जाए तो भारत में सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में जिन जजेस की नियुक्ति हुई है, ये पास्ट में ट्रेस भी किया गया है कि दे बिलोंग टू पर्टिकुलर फैमिलीज और दे हैव अ पर्टिकुलर बैकग्राउंड, और उसी बैकग्राउंड के लोगों का फिर फाइनल उसमें रिकमेंडेशन होता है। और मोस्ट ऑफ द पीपल दे बिलोंग टू सम लीगल बैकग्राउंड और सम लीगल फैमिली। ओके, सो द मेजर डिमेरिट इज दैट इट अपीयर्स टू प्रमोट फेवरेटिज्म, पक्षपात एंड नेपोटिज्म। यह पक्षपात को और भाई भतीजे को बढ़ावा देता प्रतीत होता है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि इससे जो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है वो बाधित होता है और ओवरऑल जुडिशियल परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला डिमेरिट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिमेरिट है वो है सीक्रेसी इन्वॉल्व्ड इन द डेलिब्रेशंस एंड डिस्कशंस ऑफ द कॉलेजियम, क्योंकि कॉलेजियम की जो चर्चा है वो क्लोज डोर डेलिब्रेशंस होते हैं, बंद कमरों में डिस्कशंस होते हैं, और उसके बाद वो अपने रिजोल्यूशन को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। हालांकि वो रिजोल्यूशन को अपलोड करते हैं, डेलिब्रेशन में क्या बातें हुई, आपस में विचार विमर्श के दौरान वरिष्ठ न्यायाधीशों में क्या बात हुई, ये पब्लिक को कभी भी पता नहीं चलता है। तो जिसके कारण एक सीक्रेसी, एक इसमें सीक्रेट कन्वर्सेशन वाली बात बनी रहती है जो कि लोकतंत्र में उपयुक्त नहीं है। सो सीक्रेसी इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंटीथेटिकल टू द टेनेट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। डेमोक्रेसी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर काम करती है, और ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसमें ट्रांसपेरेंसी का यहाँ पर अभाव दिखता है। तो ये इसमें एक मेजर डिमेरिट है, जहाँ पर कि जनता ये नहीं जान पाती कि किन किन जजेस के नेम्स के ऊपर डिस्कशन हुए हैं और किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को क्यों लिया गया, किसी को क्यों बाहर किया गया। सो ऑल दीज थिंग्स विच आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, चूँकि ये सार्वजनिक महत्व के विषय हैं और इन मुद्दों पर पारदर्शिता होनी आवश्यक है। अच्छा, तीसरा डिमेरिट ये है कि कॉलेजियम सिस्टम के रिस्पेक्ट में बात कही जाती है कि इट हैज़ नो बेसिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉलेजियम व्यवस्था का कोई संवैधानिक आधार नहीं है, संविधान में कहीं उसका उल्लेख भी नहीं है कॉलेजियम व्यवस्था का। तो ये आई कहाँ से? और जब संविधान में कोई इसका उल्लेख नहीं है, सो देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी ऑन दी कॉलेजियम, कोई जवाबदेहिता कॉलेजियम की नहीं हो सकती। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं किया जा सकता रिकमेंडेशन प्रोसेस में। सो दिस इज द थर्ड डिमेरिट, दैट lack of accountability in the appointment process through collegium system is a major demerit, lack of accountability। और ये lack of accountability क्यों है? हमने जैसा भी बात किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, किसी कानून के द्वारा कॉलेजियम को स्टैब्लिश नहीं किया गया। तो विषय उठता है कि फिर कॉलेजियम की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो हम जानते हैं कि 3 जज केसेस से इसका इवोल्यूशन हुआ है, 3 जज केसेस से, है ना, 3 जज केसेस, 3 जज केसेस, जिसकी शुरुआत होती है फर्स्ट जज केस इन 1982, द सेकंड जज केस इन 1993, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन को कंकरेंस कहा कि उनका कंकरेंस आवश्यक है, केवल उनके साथ कंसल्टेशन आवश्यक या फिर पर्याप्त नहीं है। ओके, एंड द थर्ड जज केस इन 1998, जिसमें कि अभी वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम है उसकी स्ट्रक्चर उभर कर सामने आई फॉर दी अपॉइंटमेंट इन दी सुप्रीम कोर्ट और दी हायर जुडिशरी। तो इन 3 जज केसेस से आपको सुप्रीम कोर्ट के जो और हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर्स के लिए कॉलेजियम की व्यवस्था है उसका इवोल्यूशन होता है। अब ये बात हो गई आपको क्वेश्चन के मेन बॉडी की, जहां पर हमने उसके मेन डिमांड को एड्रेस करने का प्रयास किया। नाउ हाउ टू कंक्लूड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यहां पर हम कंक्लूजन के रूप में क्या लिख सकते हैं? जाहिर सी बात है
कि या तो हम किसी नई व्यवस्था का सुझाव दे सकते हैं, पर हमने देखा कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो कि 2015 में भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गई थी, एक कानून को लाकर संविधान में संशोधन करके, जिसे फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनली वॉइड घोषित कर दिया था, और इस तरीके से एनजेएसी व्यवस्था वो अपने आकार में अस्तित्व में आने से पहले ही समाप्त हो गई। और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी का ही हवाला दिया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और एनजेएसी में चूंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की भूमिका है, जिससे कि जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस प्रभावित होता है। तो एनजेएसी या उसके अलावा एनजेएसी के रिवाइवल की बात से ज़्यादा बेहतर है कि हम किसी अल्टरनेटिव मैकेनिज्म की बात करें जहां पर कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंस को सुनिश्चित किया जा सके। एक तो तरीका कंक्लूजन का ये है। दूसरी बात कि अगर हम कॉलेजियम सिस्टम में ही कुछ सुधार की बात करें तो वो भी एक अच्छा निष्कर्ष हो सकता है। ठीक है, सो वी कैन हैव सम स्पेसिफिक सजेशंस, वी कैन हैव सम स्पेसिफिक सजेशंस विद रिस्पेक्ट टू रिफॉर्मिंग द कॉलेजियम सिस्टम, जिसमें हम ये बात कह सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो एमओपी है उसको हम इफेक्टिव बनाएं। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के द्वारा जो एक आपसी समझ बनाकर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की बात की गई है उसको हम ज़्यादा इफेक्टिव बनाएं। साथ ही साथ एक उसमें हम क्लियर गाइडलाइन, एक क्लियर उसमें प्रोसीजर इस्टेब्लिश करें कि किस तरीके से जो रिकमेंडेशंस हैं उनके विषय में और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आए। नेगोशिएशंस और जो डिलिब्रेशंस और डिस्कशंस हैं कॉलेजियम के उसमें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आए। तो इन विषयों में हम सुझाव देकर अपने बात को यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हम बात करें तो राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, हाउ कैन दे बी एन इफेक्टिव टूल फॉर सपोर्टिंग गवर्नेंस मीजर्स। दबाव समूहों की भूमिका पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। वह अभिशासन पहलों के समर्थन के लिए एक प्रभावी उपकरण कैसे हो सकते हैं। तो फॉर्मल, इनफॉर्मल ग्रुप, एनजीओज और प्रेशर ग्रुप्स हमारे सिलेबस में मेंशन्ड हैं और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, और हमने इसमें एक क्रिटिकल नोट ऐड कर दिया है ताकि आपको इसमें थोड़ा सा सोचना पड़े। सो ऑलवेज फोकस ऑन the directive word which is mentioned in the question. It is write a critical note, means you have to adopt a critical attitude while writing the role of pressure groups in this particular question. क्या लिखना है? प्रेशर ग्रुप्स के भूमिका के ऊपर हमें एक क्रिटिकल नोट लिखना है। ओके, नाउ हाउ कैन दे बी एन इफेक्टिव टूल फॉर सपोर्टिंग गवर्नेंस मीजर्स। तो गवर्नेंस मीजर्स मतलब सरकार के द्वारा जो भी मीजर्स लाए जाते हैं, स्कीम्स है, पॉलिसीज़ हैं, इनिशिएटिव्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए प्रेशर ग्रुप एक कैसे इफेक्टिव टूल के रूप में काम कर सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन की मांग है। अब इसमें इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, क्योंकि प्रेशर ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इंट्रोडक्शन में हम प्रेशर ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में ये एक डायरेक्ट तरीका होगा कि आप प्रेशर ग्रुप को ही डिफाइन कर दें। और प्रेशर ग्रुप को कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, it is a group of individuals having a specific interest, having a specific or desired goal, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह सरकार और समाज के ऊपर इन्फ्लुएंस बनाते हैं। So they try to influence the government and the society to achieve their desired goals. Such groups are called pressure groups. ठीक है, उन्हें हम कहते हैं दबाव समूह। ओके, तो एक तरीका हो गया कि प्रेशर ग्रुप का हमने डेफिनेशन लिख दिया। दूसरा तरीका ये है, चूंकि हमें रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स पर एक क्रिटिकल नोट दिखता है तो हम प्रेशर ग्रुप्स के एक ब्रॉडर रोल के साथ इंट्रोडक्शन लिख दें कि प्रेशर ग्रुप्स की क्या भूमिका होती है गवर्नेंस ओवरऑल पॉलिटी में, ओवरऑल सोसाइटी में। तो हम उस रोल के ब्रॉडर रोल के साथ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ब्रॉडर रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, ब्रॉडर रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, ब्रॉडर रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। तीसरा तरीका ये है कि हम स्टैटिस्टिक्स कोट करते हुए अगर किसी गवर्नेंस मीजर में, अगर हम सेकेंड सब पार्ट को देखें तो गवर्नेंस मीजर की बात है और पहले सब पार्ट में रोल की बात है, तो दोनों को इंटीग्रेट करते हुए भी हम इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि अगर उनके किसी रोल के कारण कोई गवर्नेंस मीजर अगर हिट हो गया हो, अगर उसमें काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता और बढ़ोतरी हुई हो, आपको वैसा कुछ पता हो, तो आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम बात करें कि
सैनिटेशन को लेकर जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव टोटल सैनिटेशन कैंपेन से शुरू होते हुए अपने नए अवतार स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन एंड SBM 2.0 तक पहुंची। तो इसमें कई ऐसे प्रेशर ग्रुप्स थे जिनकी बहुत अच्छी खासी भूमिका रही है। स्वच्छ भारत अभियान की अगर हम विशेषकर बात करें तो इसमें जो सफाई कर्मचारी यूनियन है, सफाई कर्मचारी यूनियन के द्वारा इसको और ज़्यादा इसमें ह्यूमन राइट्स पर एम्फेसिस, जो इसमें वर्कर्स हैं, जो क्लीनिनेस और सैनिटेशन वर्कर्स हैं, उनकी स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए, केंद्र में रखते हुए कार्य करने की बात की गई थी। तो अगर इस तरीके का कोई एग्जाम्पल आपके पास है जो इन दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकता हो, रोल को और गवर्नेंस मेजर को, तो आप उसके साथ भी इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं। तो ये तीनों इंट्रोडक्शन अपने आप में इफेक्टिव इंट्रोडक्शन माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब मेन बॉडी में हम कैसे आएंगे। बहुत क्लियर क्वेश्चन है, 2 सब पार्ट है इसमें, दोनों सब पार्ट को हम अलग अलग डील करेंगे। जो पहला सब पार्ट है उसको उसी क्रम में पहले डील करेंगे और जो दूसरा सब पार्ट है उसको बाद में डील करेंगे। सो नाउ कमिंग टू द मेन बॉडी, अब रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। तो एक सब हेडिंग बनाएंगे रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स की, रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। चूंकि हमें क्रिटिकल नोट लिखने कहा गया है तो हम यहाँ पर कोलन देते हुए क्रिटिकल नोट भी लिख सकते हैं ताकि एग्जामिनर को बहुत ही क्लियर हो जाए कि हमने क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में ही प्रेशर ग्रुप के रोल को मेंशन किया है। बुलेट में जैसे मैंने आपको पहले के क्वेश्चंस में बताया, आप नंबरिंग का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर आप स्टार का या अन्य किसी मार्क का भी उपयोग कर सकते हैं जो एक फॉर्मल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। सो वी कैन नंबर इट 1 2 3 4 और हम उस पॉइंट में लिख सकते हैं। चूंकि क्रिटिकल नोट लिखना है तो यहाँ पर आपको ये भी बात समझनी होगी कि पारा फॉर्मेट में भी आप इस आंसर को लिख सकते हैं। क्रिटिकल नोट, जब आप नोट लिखते हैं तो कई बार आप उसको छोटे पैराग्राफ्स में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन वे टू राइट दिस आंसर, रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, क्रिटिकल नोट। अच्छा, तो प्रेशर ग्रुप हमने समझ लिया। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो जो लॉबिंग ग्रुप्स होती हैं, ट्रेड यूनियंस होते हैं, बिजनेस ग्रुप्स होती हैं, प्रोफेशन बेस्ड एसोसिएशंस होते हैं, ये सभी प्रेशर ग्रुप का हिस्सा होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, जो डिफरेंट आपको जो थिंक टैंक्स होते हैं, ये सभी एजेंसीज प्रेशर ग्रुप्स के रूप में काम करती हैं। ठीक है, तो अब इसका जो रोल है, इन प्रेशर ग्रुप का जो रोल है उसमें एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से नोट लिखना है। तो आप स्मॉल पैराग्राफ का भी इस्तेमाल करके इसमें क्रिटिकल नोट लिख सकते हैं। ठीक है, पहली बिंदु की बात करें तो आजकल के दौर में हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस, पर्टिकुलरली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर बिकमिंग मोर पावरफुल एंड नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए दे कैन, फॉर द लार्जर डिसएडवांटेज ऑफ द सोसाइटी, दे कैन एक्सर्ट और पुट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ओवर द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी। जैसे अगर हम बात करें तो कॉरपोरेट ग्रुप्स भी कई बार वो प्रेशर ग्रुप्स की तरह कार्य करती हैं, जहां पर कि अपने आर्थिक उद्देश्यों के या फाइनेंशियल इंटरेस्ट की पूर्ति के लिए वह सरकार पर दबाव बनाती है और क्रोनी कैपिटलिज्म, नेक्सस बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द गवर्नमेंट, इस तरीके के एलिगेशंस सामने आते हैं। तो ये एक इसमें क्रिटिकल नोट में पहला पॉइंट हो सकता है कि दे एक्सर्ट undue pressure on the government to fulfill vested interest, जो उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। चूंकि ये इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, बेसिकली जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, टू फुलफिल वेस्टेड इंटरेस्ट एट द लार्जर लॉस ऑफ सोसाइटी, जिससे कि समाज को व्यापक नुकसान हो सकता है। ठीक, अब जैसे कोई इन्वायरमेंटल कंसर्न है और दैट गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉर्पोरेट ग्रुप, तो वैसे में वो कॉर्पोरेट ग्रुप एक प्रेशर बॉडी की तरह काम करता है, जहां पर कि वो लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव को इन्फ्लुएंस करना शुरू करता है एंड ट्राई टू गेट फेवरेबल पॉलिसीज इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंसर्न्स रेज्ड बाय द इन्वायरमेंटल बॉडीज। ठीक है, तो एक तो ये हो गया इसका एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। दूसरा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ये होता है कि समटाइम्स दीज प्रेशर ग्रुप्स आउट ऑफ देयर साइज, आउट ऑफ देयर कॉम्पोजिशन, ऑर्गेनाइजेशन, मेंबरशिप, बहुत अनड्यू और बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस विल्ड करते हैं।
और इस डिस्प्रपोर्शनेट इन्फ्लुएंस के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। जैसे अगर हम बात करें कि प्रेशर ग्रुप्स लाइक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जो कि बहुत असर पड़ता है उनके फोरकास्ट और प्रेडिक्शंस का पूरे गवर्नमेंट के फाइनेंशियल कंडीशन पे या फिर जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके ऊपर, तो ये प्राइवेट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कई बार उनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी आरोप लगता है, और जिसके कारण मार्केट में डिस्टेबलाइजेशन, गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करने की जरूरत पड़ जाती है, एक नेगेटिव सेंटीमेंट डेवलप हो सकता है मार्केट में। सो दीज आर फ्यू ऑफ द इंस्टेंसेस वेयर द प्रेशर ग्रुप्स wielding disproportionate influence, they obstruct the functioning of the government. Okay, so disproportionate influence की हम बात कर सकते हैं। disproportionate influence की हम बात कर सकते हैं। अच्छा, अब क्रिटिकल नोट में अगर हम आगे देखें तो प्रेशर ग्रुप्स की जो भूमिका है, कई बार वो डायरेक्ट एक्शन भी करने लगते हैं। वी नो डैट स्टूडेंट बॉडीज और वर्कर यूनियन, सो दे एट टाइम्स टेक कोर्स टू डेमोन्स्ट्रेशंस, हड़ताल्स, स्ट्राइक्स, बंद, पिकेटिंग, है ना, ये सभी चीज़ें वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इन माध्यमों का उपयोग करते हैं, और इसका परिणाम क्या होता है कि आम जनता के जनजीवन में अस्त व्यस्तता हो जाती है, उनका जो आम जीवन है वो आवागमन, परिवहन, हर चीज़ बाधित हो जाता है। सो ड्यू टू दीज ऑब्स्ट्रक्शंस द लाइफ ऑफ अ कॉमन सिटीजन is disrupted. So we can take it as a critical perspective of the role of pressure groups, where the lives of common citizens are impacted. Lives of common citizens are impacted due to direct action by pressure groups. Impacted due to direct action by प्रेशर ग्रुप्स। फोर्थ, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है करप्शन का। सो दीज प्रेशर ग्रुप्स दे आर सो इन्फ्लुएंशियल दैट दे कैन चेंज कोर्सेज ऑफ पॉलिसीज, they have at times insider information, they have members which may have insider information, और इन चीज़ों के कारण करप्शन की भी संभावना बढ़ती है। सो रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, जैसे कि लॉबिंग बॉडीज़ हैं, विशेषकर आपको यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह जैसे देशों में जहाँ पर कि लॉबिंग परमिटेड भी होती है। इंडिया में बहुत फेमस केस हुआ था टाटा ग्रुप और नीरा राडिया के मामले में, जहाँ पर कि लॉबिंग के कारण एक इमेज हिट भी हुई थी टाटा ग्रुप की। तो करप्शन के भी चार्जेज आपको प्रेशर ग्रुप के फंक्शनिंग में लगते हैं, जहाँ पर कि वो मेजर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर सरकारी विभाग हैं, मंत्रालय हैं, उनकी कार्यप्रणालियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अपनी बात को रखते समय जो शब्द सीमा है और जो अंक उसके लिए निर्धारित किए गए हैं, उसी के हमको दृष्टिकोण में अपने आंसर को लिखना है। तो पहली बात क्या पूछा गया था, रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप, फर्स्ट सब पार्ट में उसको हमने एड्रेस करने का प्रयास किया। नाउ वी कम टू दी सेकंड सब पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेकंड सब पार्ट, जिसमें कि ये पूछा गया है कि वो गवर्नमेंट मीजर्स को सपोर्ट करने में कैसे इफेक्टिव हो सकते हैं। ओके, नाउ दैट इज समथिंग विच यू हैव टू थिंक अबाउट, दैट इज समथिंग विच यू नीड टू थिंक एंड देन राइट। तो ये थिंक और राइट का जो एक प्रैक्टिस है वो आपको अपनी तैयारी के ही दौरान, जब आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हैं तो सोचिए फिर लिखिए, सोचिए फिर लिखिए, वो एक आपको टेंडेंसी लानी होगी। सो हाउ दे कैन बिकम effective tool, how they can become effective tools to support governance measures, अब क्वेश्चन में देखिए, पहले सब पार्ट में क्रिटिकल पर्सपेक्टिव पूछा है और दूसरे सब पार्ट में पूछा है कि कैसे सरकारी उपायों को सपोर्ट करने के लिए वो अपनी भूमिका निभा सकते हैं, इफेक्टिव टूल सिद्ध हो सकते हैं टू सपोर्ट गवर्नमेंट मीजर्स। जैसे ही प्रेशर ग्रुप्स की बात आती है हमारे दिमाग में पब्लिक मोबिलाइजेशन आता है, लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को किसी उद्देश्य से जोड़ना, भले ही वो उद्देश्य
उस प्रेशर ग्रुप का उद्देश्य हो। लेकिन ये प्रेशर ग्रुप्स तो सोशल वैक्यूम में वर्क नहीं करते, वो भी किसी सोशल कंटेक्स्ट में वर्क करते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट बॉडीज़ हैं और अगर वो एग्जाम में करप्शन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो भी एक लार्जर सोशल इशू है, ठीक है, जो कि सोशल कंसर्न के साथ जुड़ता है। तो पब्लिक मोबिलाइजेशन के द्वारा ऐसे प्रेशर ग्रुप सरकार और नागरिकों के बीच में एक लिंक की तरह कार्य कर सकते हैं। अगर ये एक लिंक की तरह काम करने लगे, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में अगर ये प्रेशर ग्रुप एक लिंक की तरह काम करने लगे तो फिर ये गवर्नमेंट मेजर्स पे एक इफेक्टिव टूल के रूप में काम कर सकते हैं। क्योंकि जो सरकारी पहल होती हैं, योजनाएं होती हैं, उसमें एक सबसे बड़ी खामी है कि वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाती। लोगों को पता नहीं होता कि उनके अधिकार क्या हैं, सरकार ने उनके लिए क्या व्यवस्था की है, सुविधा दी है। तो ये एक लिंक की तरह वो काम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि सरकारी योजनाओं का विशेषकर हम हाल फिलहाल में ये प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ी है कि चुनाव के समय एकाएक घोषणाओं की बाढ़ आ जाती है। तमाम राजनीतिक दल किसी भी पार्टी के हों, वो सभी चुनाव में अलग अलग प्रकार के they start to make announcement regarding freebies and all sorts of welfare measures for different sections of societies। अब वैसे में ये जो वेलफेयर अप्रोच है गवर्नमेंट का, वो एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक जैसे वो पीरियोडिक हो जाता है। अब इस बीच का गैप कौन फिल करेगा? सो दीज प्रेशर ग्रुप्स कैन मेक द गवर्नमेंट मोर रिस्पॉन्सिव एंड दस दे कैन स्टिमुलेट द गवर्नमेंट। ये सरकार को स्टिमुलेट कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। चुनावों के जो बीच की अवधि होती है उनके ऊपर लगातार दबाव डालकर। अदरवाइज क्या होता है कि जो सत्ताधारी दल होता है वो आश्वस्त होता है कि अब तो 5 साल बाद चुनाव आएगा, उस बीच में कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। सो दीज प्रेशर ग्रुप्स दे पुट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। बाय पुटिंग अ कांस्टेंट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट एंड द रूलिंग पार्टी दे इंश्योर दैट, वो ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकारें रिस्पॉन्सिव हो, ठीक है। तो इस तरीके से वो इफेक्टिव टूल के रूप में काम कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, हमेशा ये ध्यान देना है आंसर लिखते समय, और हमारी टेस्ट सीरीज का भी उद्देश्य यही है कि आपका हर बिंदु प्रश्न की मांग से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी आपके जो आंसर्स होंगे वो रेलेवेंट आंसर्स होंगे। अदरवाइज आप लिख के तो आएंगे पर आपको आपकी मेहनत के अनुकूल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो बस इस चीज को ध्यान में रखना है कि ऑल द पॉइंट्स शुड बी एग्जैक्टली रिलेटेड टू द क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है। चलिए, अच्छा, तीसरी बात ये है कि ये जो हम लोगों ने बात की रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की, उसमें एक बात ये भी ऐड होती है कि ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न्स। क्योंकि हो सकता है वो माइनॉरिटी हो या वो वीकर सेक्शन हो, तो वो अपनी बात को उतने सशक्त तरीके से सामाजिक या फिर वो सरकारी तंत्र तक नहीं पहुंचा पाते। सो देयर इज व्हेन द प्रेशर ग्रुप्स कम इन सपोर्टिंग द गवर्नमेंट मेजर्स। अब उनकी आवश्यकताओं के बारे में किसी को पता नहीं है, जो सरकारी योजनाएं हैं, पहल हैं, वो उनकी ज़रूरतों को पूरे तरीके से हल नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। तो अब वैसे लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रेशर ग्रुप्स आते हैं, जो ये राइट्स बॉडीज़ हैं वो आती हैं, सरकारों पर दबाव बनाती हैं, वो रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, रिसर्च करते हैं, एंड दे प्रोवाइड इनपुट्स फॉर दी पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड measures to be undertaken by the government, ठीक है। तो इस तरीके से वो speaking for the voiceless, जो voiceless हैं, weaker sections हैं, उनके लिए आवाज़ उठाकर वो सरकारी तंत्र में पॉलिसी फॉर्मुलेशन को और ज़्यादा मजबूत बनाती हैं। अच्छा, हमने देखा कि कई बार ऐसी एक्सीजेंसीज डेवलप होती हैं जिसमें कि सरकार के पास कम समय में पर्याप्त जानकारी का अभाव होता है। गवर्नमेंट मशीनरी एंड द ब्यूरोक्रेसी हैज इट्स ओन लिमिटेशंस। तो वैसे में ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो कई बार एक्सपर्ट बॉडीज भी प्रेशर ग्रुप्स का काम करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात करें तो न केवल कोविड के दौरान बल्कि आमतौर पर सामान्यतः भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेडिकल और एलाइड साइंसेस के प्रचार और प्रसार के लिए और उससे संबंधित जो सरकारी योजनाएं हैं, पहल हैं, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए अपनी भूमिका निभाई है। तो अगर ये प्रेशर ग्रुप्स एक्सपर्ट बॉडीज की तरह काम करने लगे, जहां वो सरकार को रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन और इनपुट्स प्रोवाइड कराएं पॉलिसी को शेप देने में और इनपुट्स प्रदान करने में, तो वो फिर गवर्नमेंट मेजर्स के लिए एक इफेक्टिव टूल के रूप में कार्य करेंगी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कनेक्ट योर पॉइंट्स टू दी आंसर। ओके, सो
we can mention Indian Medical Association. Likewise, we have a number of agencies and bodies which provide alternative advice and at times contrary picture which is provided by the routine bureaucrats. अब जो सरकार की मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें रेगुलर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनकी अपनी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, उनका अपना सोचने का तरीका है, वो कई बार आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाने में उनकी अपनी व्यवस्था होती है। तो कुछ ऐसे संगठन जो कि दबाव समूह के रूप में भी कार्य करते हैं, रिसर्च एंड पब्लिकेशन ग्रुप्स हैं, सरकार के सामने वैसे रिपोर्ट्स को प्रकाशित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उन्हें एक वैकल्पिक दृष्टिकोण देते हैं, अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स देते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें तो हमारे पास CEW की बात है, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट, एनर्जी एंड वाटर। इस तरीके से आपको CEW की हम बात करें, है ना। सो देयर आर वेरियस pressure groups which acting as think tanks, they provide an alternative policy perspective to the government and thus they enhance the effectiveness of the government measures by making it more sensitive of the requirements of the public. लोगों की ज़रूरतों के अनुकूल सरकार की नीतियों को और पहलों को ढालने में ऐसे जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो मदद करते हैं। सो दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड कमिंग टू द कंक्लूजन। सो हाउ टू कंक्लूड, किस तरीके से हम अपनी बात को यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में हम शामिल करें। तो प्रेशर ग्रुप हमने देखा कि उसका एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है, पहले सब पार्ट में लिखा। दूसरे में लिखा कि कैसे हम उसको और सरकारी तंत्र के साथ जोड़ सकते हैं। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम प्रेशर ग्रुप को और ज़्यादा एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव उनकी भूमिका के संदर्भ में कंक्लूजन देकर अपनी बात को ख़त्म कर सकते हैं। और वो जो आपके सजेशंस हों वो स्पेसिफिक होने चाहिए, जैसा मैंने पहले के भी क्वेश्चंस में कहा है। तो हम कंक्लूजन में यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स को और ज़्यादा कम्युनिटी इंगेजमेंट की ज़रूरत है, कम्युनिटी इंगेजमेंट की ज़रूरत है, ताकि जो पब्लिक कंसर्न है या गवर्नमेंट कंसर्न है उनकी फंक्शनिंग को लेकर वो दूर हो सके, कम्युनिटी के साथ इंगेजमेंट हो। और दूसरी चीज़ ये है कि वो गवर्नमेंट प्रोसेसेस के साथ इंटीग्रेट किए जाएं। जैसे हमने देखा कि कई ऐसे सोशल मेजर्स हैं या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जिसमें सोशल ऑडिट्स की बात होती है, जिसमें सोशल ग्रुप्स को साथ में जोड़ के सोशल ऑडिट कराया जाता है, एनवायरमेंटल ऑडिट कराया जाता है। तो ऐसे में जो राइट ग्रुप्स हैं, जो आपको वीकर सेक्शंस के लिए काम करने वाले या डिसएडवांटेज सेक्शंस के लिए काम करने वाले ग्रुप्स हैं, उनके रोल को अगर हम इंक्रीज करें, उनके रोल को अगर हम बढ़ावा दें सरकारी योजनाओं में, उनके क्रियान्वयन में, तो एक बेहतर और इफेक्टिव तरीके से प्रेशर ग्रुप की भूमिका पॉलिटी में और सोसाइटी में एस्टैब्लिश की जा सकती है। तो ये एक पूरा आपको आंसर का स्ट्रक्चर इस तरीके से अपनी बात को रखते हुए इस क्वेश्चन में आना चाहिए। ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज examine the recent changes in the appointment process of Chief Election Commissioner and other election commissioners. What issues have been raised with respect to the changes? अब ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि कुछ समय पहले इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से संबंधित नियमों में बदलाव किए गए थे, एक कानून को लाया गया था और फिर उसके बाद कई सारे विवाद हुए, कई सारे मुद्दे रेज किए गए। तो उसके रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में, क्वेश्चन को समझते समय आपको जो उसके मेन एस्पेक्ट हैं उसको भी अंडरलाइन करना चाहिए। नियुक्ति प्रक्रिया में हाल ही में हुए बदलावों का परीक्षण कीजिए। नाउ दिस इज द डायरेक्टिव वर्ड, आपको परीक्षण करना है, केवल डिस्कस नहीं करना है। मीन्स यू हैव टू गेट इनसाइड द इशू, यू हैव टू examine it in more detail, you have to investigate what it is, and in the second part which is related to the first sub part of the question, इन बदलावों के संबंध में क्या मुद्दे उठाए गए हैं। ओके, तो इससे संबंधित जो भी मुद्दे उठाए गए हैं आपको वो बताना है। तो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसा हमने अभी पिछले 3 क्वेश्चंस में देखा, कई तरीका होता है, हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। इंट्रोडक्शन में हम पहले जो रिसेंट चेंजेज हैं उसका हवाला दे सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये है जहाँ पर कि आप क्वेश्चन को डायरेक्ट टारगेट करते हैं, डायरेक्ट उसके साथ आप लिंक करते हैं। रिसेंट चेंजेज सीईसी को और ईसी के अपॉइंटमेंट में जो किए गए हैं उसका आप उल्लेख कर दें।
तो कौन सा रिसेंट चेंजेज है, किस एक्ट के द्वारा लाया गया है? सो दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। तो ये आपको एक्ट है, CEC एंड अदर ECs, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, कंडीशंस ऑफ सर्विस सेवा शर्तें, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। अगर आपको पूरा का पूरा कानून का नाम याद नहीं भी हो, अगर आप CEC एंड अदर ECs एक्ट 2023 भी लिख देते हैं, ये ब्रैकेट वाले पार्ट को अगर आप स्किप भी कर देते हैं तो वो चलेगा। सो द रिसेंट चेंजेस और जो रिलेटेड लेजिस्लेशन है आप उसका रेफरेंस देते हुए इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरी चीज कि आप भारत में चुनाव आयोग का उल्लेख करते हुए, उसकी भूमिका का उल्लेख करते हुए इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसमें कि आप इलेक्शन कमीशन का कॉम्पोजिशन बता सकते हैं कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इट इंक्लूड्स 1 chief election commissioner and 2 other election commissioners, and it has the most crucial duty to conduct elections in a fair and transparent manner in the country as envisaged under Article 324 of the Indian Constitution। ठीक है, इसमें आप आर्टिकल का भी उल्लेख कर सकते हैं कि चुनाव आयोग के संबंध में जो आर्टिकल 324 और इसका उल्लेख करते हुए आप इस बात को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात यह है कि जो अभी इलेक्शन को लेकर तीसरा तरीका इंट्रोडक्शन का ये हो सकता है एक लार्जर पर्सपेक्टिव में कि न केवल CEC और ECs के अपॉइंटमेंट के मामले बल्कि एक ओवरऑल ECI के फंक्शनिंग के मामले को लेकर कई तरीके की बातें सामने आती हैं, अपोजिशन पार्टीज एलिगेशंस लगाती हैं और पब्लिक में उसको लेकर कंसर्न्स रेज किए जाते हैं। तो अपॉइंटमेंट को लेकर और उससे अगल बगल के जो मामले हैं, इलेक्शन कमीशन से जो जुड़े हुए मामले हैं, आप उसका भी उल्लेख करके इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर हाल के समय में कई पार्शियल और बायस तरीके से काम करने के आरोप लगे हैं और इसमें चुनाव आयुक्तों की, मुख्य चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो इसमें एक अहम भूमिका निभाती है या उसका एक अहम स्थान है। तो ये 2-3 तरीके से आप इसको इंट्रोड्यूस एक लार्जर पर्सपेक्टिव में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन के फर्स्ट सब पार्ट को डील करें तो पहले में भी जो चेंजेस किए गए हैं CEC और EC के अपॉइंटमेंट में रिसेंट चेंजेस किए गए उसको एग्जामिन करना है, तो उसको एग्जामिन हम लोग करते हैं। रिसेंट चेंजेस एक सब हेडिंग बनाएंगे हमेशा की तरह, रिसेंट चेंजेस इन अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ CEC एंड अदर ECs, CEC एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। अब आप यहाँ पे शॉर्ट में CECs और ECs लिख सकते हैं। नाउ यू कैन पुट इट इन अ बॉक्स और यू कैन जस्ट अंडरलाइन इट। आप इसे एक बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर सिंपली अंडरलाइन कर सकते हैं पहला पॉइंट, फिर उसी तरीके से पॉइंट वाइज हम लोग इसमें अप्रोच करेंगे। सबसे मेजर चेंज क्या किया गया है, पहले क्या होता था कि सरकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के नामों की, इलेक्शन कमिश्नर के नामों का जो रिकमेंडेशन है वो प्रेसिडेंट को भेजती थी और फिर राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती थी। तो इस तरीके से कोई फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस नहीं था जिसमें कि इनका अपॉइंटमेंट किया जाए और उसमें लार्जर रोल हमेशा एग्जीक्यूटिव का ही रहता था। अब जो रिसेंट चेंजेस किए गए, मैंने जिस कानून के विषय में अभी बताया, उस कानून में रिसेंट चेंज ये किया गया है कि देयर विल बी अ सर्च कमिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल there will be a search committee which will shortlist name of 5 suitable candidates, and this search committee will be chaired by the Minister of Law and Justice। तो ये सर्च कमिटी कानून मंत्रालय के द्वारा बनाई जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, और इसको चेयर करेंगे लॉ मिनिस्टर। तो ये आपको प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से कहीं इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। So law minister will chair it and he or she will be aided with, और उनके साथ इसमें 2 सेक्रेटरी लेवल के ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे इस सर्च कमेटी में। ओके, सो टोटल 3 मेंबर कमेटी, और ये सर्च कमेटी क्या करेगी कि ये 5 लोगों के नाम को सजेस्ट करेगी इलेक्शन कमिश्नर्स के रूप में, एंड बेस्ड अपॉन दीज
रिकमेंडेशंस। अब दूसरा चेंज ये किया गया कि एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी। सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है कानून के अंतर्गत, और इस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन लोग होंगे? प्रधानमंत्री होंगे, नेता प्रतिपक्ष होंगे, है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड 1 कैबिनेट मिनिस्टर। ओके, सो प्रधानमंत्री होंगे, एक कैबिनेट मंत्री होंगे और लीडर अपोजिशन होंगे। ये सिलेक्शन कमेटी सीईसी और अन्य इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के विषय में कैंडिडेट के सिलेक्शन को अप्रूव करेगी। सो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और लीडर ऑपोजिशन, इसको भी ध्यान में रखना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जब आप मेंस में भी आंसर में पॉइंट मेंशन करेंगे तो इस चीज को ध्यान देना है। अच्छा, अब इसमें बदलाव ये किया गया है, जो इसमें प्रमुख बात है कि सर्च कमेटी के द्वारा सुझाए गए नामों के अलावा भी, उससे बाहर भी ये सिलेक्शन कमेटी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है, जहां पर कि जो सिलेक्शन पूल है उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। पहली बात तो ये है। अब हम एग्जामिन कैसे कर रहे हैं? तो एग्जामिन कर रहे हैं सर्च कमेटी में आपको एक तो सरकार के मंत्री हैं, उसके अलावा ब्यूरोक्रेट हैं, उसके अलावा इसमें 2 ब्यूरोक्रेट हैं जो कि भारत सरकार में सचिव स्तर के ब्यूरोक्रेट होंगे। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी में हमने जैसे अभी जिक्र किया, तो इसमें एग्जीक्यूटिव का पलड़ा भारी है, और वो सर्च कमेटी के द्वारा सुझाए गए नामों के अतिरिक्त भी अन्य लोगों को नियुक्त कर सकती है। तो इससे इसमें एग्जामिनेशन का जो पर्सपेक्टिव है या इंक्वायरी का पर्सपेक्टिव है वो ये है कि सिलेक्शन पूल वाइडन हो जाता है, सिलेक्शन पूल वाइडन हो जाता है, इसमें और ज़्यादा डाइवर्सिटी आ जाती है, इसमें और ज़्यादा इंक्लूसिवनेस आ जाता है। तीसरा चेंज ये है कि पहले कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं था चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए, but now through these recent changes the eligibility criteria of the individual or the candidate should be that he or she must have held the position of secretary or equivalent rank in the government of India। तो भारत सरकार में सचिव या उसके समकक्ष पद पर व्यक्ति ने अपनी भूमिका निभाई हो, उस पद पर वो आसीन रहे हो, वही सीईसी या ईसी के पद के योग्य हैं। नाउ दिस इज अ चेंज व्हिच हैज बीन ब्राउट। और इसका अगर हम एग्जामिनेशन करते हैं तो इससे ये होता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है चुनाव आयोग में भी, वो ब्यूरोक्रेटिक एक कैरेक्टर सामने आता है, क्योंकि जो पास्ट में ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं सीनियर पोजीशंस पे, केवल उन लोगों को ही उसके योग्य माना जाएगा। तो इससे एक चुनाव आयोग का ब्यूरोक्रेटिक कैरेक्टर सामने आ सकता है। फाइन। द फोर्थ चेंज विच हैज बीन मेड इज दैट in the Anup Baranwal case 2023, in the Anup Baranwal case 2023, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को आपको ध्यान में भी रखना है और उसको अपने आंसर में भी मेंशन करना है, तभी आपका आंसर वैल्यू एडेड माना जाएगा। ठीक है, ये सब आपके आंसर को एक फैक्चुअल, एक ऑब्जेक्टिव बेसिस प्रोवाइड कराता है। अनूप बरनवाल केस 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक सिलेक्शन कमेटी बनाइए, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाकर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की बात की गई है, और अभी तक संसद के द्वारा 2023 तक संसद के द्वारा कोई ऐसा कानून पारित नहीं किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने संसद के द्वारा कानून पारित किए जाने तक एक सिलेक्शन कमेटी का प्रस्ताव दिया था, एक उन्होंने सिलेक्शन कमेटी का डायरेक्शन दिया था, जिसमें कि प्रधानमंत्री होते, नेता विपक्ष होते, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते। अब जो रिसेंट चेंजेस किए गए उसमें सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ड्रॉप कर दिया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ड्रॉप कर दिया गया है। इससे इसमें अगर हम एग्जामिनेशन का, अगर हम इसमें जो एग्जामिन डायरेक्टिव वर्ड है उसको ध्यान में रखते हुए सोचें तो कंप्लीटली ये एक एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्ड एक्सरसाइज हो जाता है, जबकि हम जानते हैं कि चुनाव आयोग वह एक निष्पक्ष संस्था के रूप में कार्य करने की अपेक्षा उससे की जाती है। ठीक है, तो अगर कंप्लीट पॉलिटिकल कंट्रोल चुनाव आयोग पर और चुनाव आयुक्तों पर होगा तो ये एक अपने आप में गंभीर विषय है। सो दीज आर सम ऑफ द रिसेंट चेंजेस व्हिच हैव बीन मेड एंड वी हैव अटेम्प्टेड टू एग्जामिन इट। अब चूंकि शब्द सीमा है तो हमें अपनी बात को 4 से 5 बिंदु में इसे समाप्त करना है। नाउ you see, now we come to the second sub part of the question which says that what are the issues raised with respect to these recent changes, what are the issues raised with respect to these recent changes। अब हम सीधे उस पर आ जाएंगे जो इशू रेज किए गए हैं।
इशूज रेज्ड विथ रिस्पेक्ट टू दीज रिसेंट चेंजेस। वैसे ही पॉइंट वाइज चलेंगे। पहली बात तो ये कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें प्रधानमंत्री के अलावा 2 और सदस्य होंगे, 3 सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी होगी, प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री होंगे। तो यह प्रमुखता से सरकार को वर्चस्व देगा। इट विल गिव अ डोमिनेंस टू द रूलिंग पार्टी इन पावर द एग्जीक्यूटिव टू डिसाइड ओवर हु विल बी द इलेक्शन कमिश्नर और द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब यहाँ पर चूंकि रूलिंग पार्टी और सरकार का एक तरीके से दखल होगा, and they will have a 2-1 majority in the 3-member selection committee, so somewhere it will impair, ये बाधित करेगा चुनाव आयोग के निष्पक्ष रूप से कार्य करने को, बाधित कर सकता है। ओके, तो इस तरीके के इशू रेज किए गए हैं। आपको डेमोक्रेसी और जो डेमोक्रेसी ग्रुप्स हैं उनके द्वारा जो डिफरेंट राइट्स ग्रुप्स हैं उनके द्वारा, है ना, जो इलेक्शन वॉचडॉग्स हैं उनके द्वारा ऐसे मुद्दे रेज किए गए हैं। दूसरी बात यह है कि जो अनूप बरनवाल केस 2023 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुझाए गए सिलेक्शन कमेटी के कंपोजिशन के से हटते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसमें ड्रॉप किया गया है और उनके स्थान पे कैबिनेट मंत्री को जोड़ा गया है। तो इससे पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है दैट विल रिमेन कंप्लीटली अनचेक्ड। इसमें कोई बैलेंस ऑफ पावर नहीं है, अनचेक्ड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के कार्य करने के तौर तरीके को, उनके शक्तियों के उपयोग को प्रभावित कर सकता है। तो दूसरा एक जो मुद्दा है उसमें ये रेज किया गया है। तीसरी बात ये की गई है कि सेक्रेटरी की अहर्ता, द एलिजिबिलिटी टू हैव हेल्ड द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इससे क्या होगा कि केवल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका ही नाम कंसीडर किया जाएगा। सो ओनली द ब्यूरोक्रेटिक एलीट विल हैव द चांस टू वर्क इन दी इलेक्शन कमीशन, और जो उनके अलावा दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट है वो मिस हो जाएंगे। हम जानते हैं कि चुनाव आयोग का क्वाजी जुडिशियल फंक्शन भी होता है, अर्ध न्यायिक कार्य भी होते हैं। तो क्वाजी जुडिशियल फंक्शन करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल नॉलेज भी होना चाहिए, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस सफिशिएंट नहीं है। और अगर केवल ब्यूरोक्रेसी से ही लोगों को कंसीडर किया जाएगा, फिल्टर किया जाएगा, तो वैसा जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपीरियंस है वैसे लोग बाहर हो जाएंगे। सो इट विल गिव अ कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव कैरेक्टर टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक उसे ब्यूरोक्रेटिक कैरेक्टर प्रदान करेगा जो कि उसकी कार्यप्रणाली के लिए उचित नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक कैरेक्टर देगा, है ना। तो हम कई सारे ऐसे मुद्दों की बात कर सकते हैं और आखिर में हम कंक्लूजन में अपनी बात को समाप्त करते हुए ये लिख सकते हैं कि चुनाव आयोग का इम्पार्शियल और अनबायस्ड फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इस विषय में कई समितियों ने समय समय पर अपने सुझाव दिए हैं। कुछ उसमें प्रमुख समितियों का हम उल्लेख कर सकते हैं एक बहुत ही कोहेरेंट और ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन के लिए। जिन मुद्दों की हम लोगों ने बात की उसमें सामने बात यही आती है कि चुनाव आयोग को इम्पार्शियल कैसे बनाया जाए, चुनाव आयोग को राजनीतिक प्रभाव से कैसे दूर या मुक्त रखा जाए और उसमें एग्जीक्यूटिव के पावर्स को कैसे चेक किया जाए। तो इन सब बिंदुओं के आलोक में हम इस कंक्लूजन को लिख सकते हैं, जिसमें कि हम कई सारी कमिटीज ने सुझाव दिए थे। दिनेश गोस्वामी समिति, लॉ कमीशन के रिपोर्ट का हम जिक्र कर सकते हैं। 2015 में लॉ कमीशन विधि आयोग ने अपने 255वें रिपोर्ट में इस चीज की बात की थी कि किस तरीके से हम चुनाव आयोग को और उसमें होने वाली नियुक्तियों को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से सेफगार्ड कर सकते हैं और तभी भारत में एक फेयर और फ्री इलेक्शन कमीशन की उम्मीद की जा सकेगी। और इस लोकतंत्र में जो सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट होता है किसी भी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, उसको सुनिश्चित किया जा सकेगा। ओके, सो दैट इज हाउ वी विल try to proceed in this particular question. Now coming to the next question, question number 5. So the fifth question is describing the functions and composition of the National Human Rights Commission, analyze its limitations. तो स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज में आपसे इन्हीं तरीके के बॉडीज के विषय में क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी में देखें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों और संरचना का वर्णन करते हुए इसकी सीमाओं का विश्लेषण कीजिए। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर क्वेश्चन है और जिस ऑर्डर में आपसे
कंटेंट की डिमांड की गई है क्वेश्चन में, आपको उसी ऑर्डर में अपने आंसर में भी इंक्लूड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में फंक्शंस को लिखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों को लिखेंगे, फिर उसकी संरचना को, कॉम्पोजिशन को लिखेंगे, उसके मेंबरशिप कॉम्पोजिशन के बारे में लिखेंगे, और फिर हम उसके लिमिटेशंस को एनालाइज करेंगे। ठीक है, एनालाइज करेंगे मतलब विश्लेषण करेंगे उसकी सीमाओं का। इंट्रोडक्शन में हम सीधा एनएचआरसी की बात करेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। एक तरीका ये हो सकता है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक संसदीय कानून के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। और कब की गई, तो 1993 में इसकी स्थापना की गई, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के द्वारा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो एक तरीका इंट्रोडक्शन का ये है। दूसरा तरीका इंट्रोडक्शन का हम ये लिख सकते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो सिग्निफिकेंस है ह्यूमन राइट्स में, ये पेरिस प्रस्ताव जो ह्यूमन राइट्स को लेकर थे, पेरिस डिक्लेरेशन जिसमें भारत भी ह्यूमन राइट्स को लेकर एक एडवोकेट के रूप में भारत की भी भूमिका है। तो पेरिस डिक्लेरेशन के कंटेक्स्ट में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन किस तरीके से देश के अंदर और देश से बाहर ह्यूमन राइट्स को लेकर, ह्यूमन राइट के प्रमोशन और एडवोकेसी को लेकर कार्य करता है, हम उसकी बात इंट्रोडक्शन में कर सकते हैं। और एक तरीका हो सकता है जिसमें कि हम ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करने में इंडिया में एनएचआरसी का जो सिग्निफिकेंस है, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं कि क्या महत्व है एनएचआरसी का भारत में ह्यूमन राइट्स को सिक्योर करने में। तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं जिससे कि हम अपनी बात को शुरू करें। अच्छा, अब हमें आगे क्या करना है कि डिस्क्राइब करना है, फंक्शंस को डिस्क्राइब करना है, उसे हमें वर्णन करते हुए बताना है, फंक्शंस और कॉम्पोजिशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या इसमें फंक्शंस हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज फंक्शंस ऑफ एनएचआरसी। और इस तरीके के क्वेश्चंस की तैयारी के लिए ज़्यादा अच्छी बात यह होगी कि आप संबंधित जो गवर्नमेंट बॉडी है, स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप उसकी वेबसाइट पर जाके उसके फंक्शन और उनके विषय में जो जानकारी चाहिए, उनके ऑब्जेक्टिव्स के, मिशन के विषय में आप सीधे उनकी वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो सबसे ऑथेंटिक जानकारी होती है उनके कार्य और उसकी संरचना के विषय में। तो एनएचआरसी की जब आप साइट पर जाएंगे तो उनके फंक्शंस का उल्लेख आपको किया गया है, और उनके फंक्शंस में पहला जो फंक्शन है वह यह है कि देश में ह्यूमन राइट्स वायलेशन के मामले को इन्वेस्टिगेट करना। कैसे मामले को इन्वेस्टिगेट करना, स्वतः संज्ञान लेते हुए भी या फिर किसी पिटिशनर के द्वारा अगर आपको आयोग के सामने वैसे मामलों को प्रस्तुत किया गया हो। ओके, सो इन्वेस्टिगेट द केसेस ऑफ वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट, इन्वेस्टिगेट करना दोनों तरीके से, सुमोटो भी, स्वतः संज्ञान लेते हुए भी, एंड अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ सच वायलेशन, रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ सच वायलेशन। तो उस तरीके की शिकायत अगर कोई पिटिशनर लेकर आता है तो उसे इन्वेस्टिगेट करना। अच्छा, दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि अगर किसी कोर्ट में ह्यूमन राइट से रिलेटेड, ह्यूमन राइट के वायलेशन से रिलेटेड कोई मामला चल रहा है तो उसमें एनएचआरसी इंटरफियर कर सकता है, इंटरफियर कर सकता है आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द रिस्पेक्टिव कोर्ट। उस कोर्ट की अनुमति के साथ अगर एनएचआरसी चाहे तो उस मामले में एक इंटरवीनर की तरह भूमिका निभा सकता है। सो दैट इज द अनदर फंक्शन ऑफ एनएचआरसी, टू इंटरवीन इन एनी मैटर पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट, any matter pending before a court with respect to violation of human rights, pending before a court with respect to violation of human rights, लेकिन उसमें उस कोर्ट की अनुमति उसे लेनी आवश्यक होगी। आगे अगर हम फंक्शन के रूप में बात करें, सो वन इंपॉर्टेंट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द कंडीशन ऑफ इनमेट्स हु आर डिटेन्ड इन प्रिजन्स। राज्य सरकारों की जेलों में जो लोग डिटेन्ड हैं, जो लोग बंदी बनाकर रखे गए हैं या फिर ट्रीटमेंट के पर्पस के लिए लोगों को रखा गया है, तो उनकी स्थितियों को, उनके लिविंग कंडीशंस को स्टडी करने के लिए और उसके ऊपर रिकमेंडेशंस को देने के लिए द एनएचआरसी इट कैन विजिट द इंस्टीट्यूशंस
एंड द प्रीमाइसेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट प्रिजन्स, ये उसका तीसरा फंक्शन है ना। विजिटिंग जेल्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, जहाँ पर कि डिटेनीज को विथहेल्ड किया गया है या फिर ट्रीटमेंट पर्पस के लिए, रिफॉर्म के लिए उनको रखा गया है, तो वो इसका एक फंक्शन है। अच्छा, उसके अलावा इसका फंक्शन क्या है? रिसर्च करना, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट के ऊपर अनुसंधान करना और उसके ऊपर अपने सुझाव देना। सो इट ऑल्सो वर्क्स एज अ रिसर्च बॉडी, एक अनुसंधान निकाय के भी रूप में NHRC कार्य करता है, रिसर्च बॉडी के भी रूप में कार्य करता है। साथ ही साथ ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेफगार्ड्स ह्यूमन राइट्स को लेकर हैं, या जो किसी भी समय में कानून मानवाधिकार के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं, वैसे संवैधानिक सेफगार्ड्स को और कानूनों को देखना, उनका अध्ययन करना और उसके संबंध में अगर कोई सुझाव है तो वैसे सुझाव देना NHRC का काम है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द NHRC। अच्छा, इसके बाद आपसे पूछा गया था कॉम्पोजिशन ऑफ NHRC। NHRC का कॉम्पोजिशन क्या है? देखिए, ये सभी फैक्ट्स आपसे प्रीलिम्स एग्जाम में भी कई जगह पूछे जाते हैं, या मेंस में भी आप इसकी अपेक्षा कर सकते हैं, खासकर UPPCS जैसे एग्जाम में। तो कॉम्पोजिशन ऑफ NHRC क्या है? कॉम्पोजिशन, सो द फर्स्ट थिंग इज दैट NHRC में एक चेयरपर्सन होते हैं, वन चेयरपर्सन जो कि आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सो ही और सी इज अपॉइंटेड आफ्टर रिटायरमेंट एज द चेयरपर्सन ऑफ NHRC, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश होते हैं। ओके, इसके अलावा वन मेंबर, सो इट हैज 5 फुल टाइम मेंबर, other than the chairperson it has 5 full time member and it has 7 deemed member, it has 5 full time member and 7 deemed member। तो 5 full time member में से एक मेंबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंट या रिटायर्ड जज होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंट या रिटायर्ड जज होने चाहिए। एक तो ये बात हो गई, प्रेजेंट या रिटायर्ड जज होने चाहिए। उसी तरीके से जो दूसरे फुल टाइम मेंबर हैं वो किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होने चाहिए, प्रेजेंट या रिटायर्ड, किसी हाई कोर्ट के प्रेजेंट चीफ जस्टिस और रिटायर्ड चीफ जस्टिस होने चाहिए। इनके अतिरिक्त जो 3 और सदस्य बचे, टोटल 5 सदस्य हैं, तो एक सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट के, एक पूर्व या फिर वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, और जो 3 सदस्य होंगे दे विल बी पीपल ऑफ वाइडर एक्सपर्टीज इन द एरियाज ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिनका कि मानवाधिकार के मामलों में वाइडर एक्सपर्टीज है, एंड दे आर अक्लेम्ड फॉर देयर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो 3 वैसे लोगों की नियुक्ति जो है वो की जाएगी एज फुल टाइम मेंबर्स, एंड देयर आर देन 7 डीम्ड मेंबर्स विच फॉर्म द NHRC। ओके, 7 आपको डीम्ड मेंबर्स हैं, जिसमें से कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरपर्सन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, देन यू हैव नेशनल कमीशन फॉर SC, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। उसके बाद पर्सन विथ डिसेबिलिटीज के जो चीफ कमिश्नर हैं वो भी एक डीम्ड मेंबर होते हैं, एंड देन यू हैव नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उसके जो चेयरपर्सन हैं वो भी इसके डीम्ड मेंबर होते हैं। सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द NHRC। नाउ यू कैन रिप्रेजेंट इट इन अ पिक्टोरियल मैनर। कॉम्पोजिशन आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉम्पोजिशन, वन चेयरपर्सन, 5 full time member, and then you can write 7 deemed member। अब 7 deemed member में फिर आप इस तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसका कर सकते हैं। 5 full time member में फिर आप इस तरीके से यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सो वन वे इज टू एक्सप्रेस इट इन अ पिक्टोरियल मैनर। नाउ द थर्ड थिंग इज we have to analyze the limitations of the National Human Rights Commission. What are the limitations? So there are various debates। कई इस तरीके की बात होती है कि NHRC एक टूथलेस बॉडी है जिसके पास अपनी
इफेक्टिव पावर्स नहीं है। लिमिटेशन की हम बात करें तो एनएचआरसी के पास अपने ऑर्डर्स को इन्फोर्स करने के लिए कोई पावर नहीं है, कोई पेनल पावर नहीं है, कोई अथॉरिटेटिव पावर नहीं है। दिस इज वन ऑफ द मेजर लिमिटेशंस। यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक मेजर लिमिटेशन है कि अपने ऑर्डर को इन्फोर्स करने के लिए इनके पास कोई पेनल पावर नहीं है। सो इस रिस्पेक्ट में उनके जो भी ऑर्डर्स हैं या डिसीजंस हैं, दे आर मोस्टली रिकमेंडेटरी इन नेचर और एडवाइजरी इन नेचर, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट और द बॉडी कंसर्न्ड। सो दिस इज द मेजर लिमिटेशन। ये पहला लिमिटेशन है, सबसे प्रमुख लिमिटेशन। दूसरी बात है कि जैसे हमने इसके कॉम्पोजिशन में देखा कि जुडिशियल मेंबर्स हैं और वेरियस राइट्स से रिलेटेड बॉडीज के चेयरपर्सन इसके मेंबर्स हैं, सो इट गिव्स अ मोर लीगल कैरेक्टर टू द इंस्टीट्यूशन। इसमें और डाइवर्सिटी की ज़रूरत है, जिसमें कि आप बाहर से भी ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के और अलग अलग तरीके के लोगों को, वेरियस बैकग्राउंड्स के लोगों को इसमें लाके जोड़ें। सो बेसिकली द एलिगेशन इज दैट ह्यूमन राइट्स कमीशन ये एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और रिटायर्ड जजेस के लिए एक क्लब के रूप में बन गया है, जहाँ पर कि न्यायाधीश अपने रिटायरमेंट के बाद पोस्ट रिटायरमेंट जॉब के रूप में इसे देखते हैं। उसी तरीके से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्हें ह्यूमन राइट्स बॉडीज में काम करने का अनुभव रहा है, वो पोस्ट रिटायरमेंट इसमें आते हैं। सो दीज आर द एलिगेशंस कि यह एक रिटायरमेंट क्लब के रूप में कार्य करता है फॉर द रिटायर्ड जजेस एंड ब्यूरोक्रेट्स। ओके, द थर्ड थिंग इज दैट देयर आर कंटिन्यूस वैकेंसीज इन द कमीशन, डिस्पाइट कि इसके एक फुल मेंबर, आपको जो इसका स्ट्रक्चर है, कॉम्पोजिशन है, वो कभी भी अपने फुल स्ट्रेंथ में नहीं होता, कम ही होता है। तो कमीशन में वैकेंसीज होती हैं, जिसके कारण कि इसकी फंक्शनिंग प्रभावित हो जाती है। फंडिंग इज ऑल्सो अ सीवियर कॉन्स्टेंट, फंडिंग भी एक बहुत बड़ा बाधक है इसके अपने कार्य और उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए। उसके अलावा कुछ जो महत्वपूर्ण लिमिटेशंस हैं वो इसकी पावर्स को लेकर हैं, जैसे कि आर्म फोर्सेस के ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केस में एनएचआरसी की शक्तियां और ज़्यादा सीमित हो जाती हैं, जहां पर कि वो केवल एक रिपोर्ट ही प्रस्तुत कर सकता है और वैसे में वह डिसिसिव ऑर्डर्स पास नहीं कर सकता। वो ज़्यादा से ज़्यादा एक रिपोर्ट सबमिट कर सकता है आर्म फोर्सेस के द्वारा जब ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का आरोप लगता है तो। ठीक है, पावर के लिमिटेशंस हैं। उसी संबंध में हम अगर आगे की बात करें तो उन्हीं मामलों को एनएचआरसी के समक्ष लाया जा सकता है जो कि 1 साल की अवधि जिनकी पूरी नहीं हुई हो, यानी कि इंसिडेंट को घटित हुए 1 साल से ज़्यादा का समय न बीता हो। 1 साल के अंदर ही अगर कंप्लेन की गई हो, शिकायत की गई हो, वैसे ही मामले एनएचआरसी के समक्ष लाए जा सकते हैं। 1 साल पूरा हो जाने के बाद वैसे मामले नहीं आ सकते। तो हम जानते हैं कई बार कि तुरंत मामलों को आयोग के सामने ला पाना, खासकर जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो डिसएडवांटेज सेक्शन के लोग हैं, उनके लिए संभव नहीं हो पाता है। तो बाद के मामलों पर जो एनएचआरसी की शक्तियां हैं वो प्रभावी नहीं होती और कई बार इसके कारण जो जेन्युइन केसेस हैं उन पर भी सुनवाई नहीं हो पाती है। सो दीज आर वन ऑफ द वेरियस लिमिटेशंस। तो जैसा आपने देखा कि चर्चा के दौरान हमने अलग अलग डायमेंशन से इसके लिमिटेशंस को एनालाइज करने का प्रयास किया है। एनालाइज करने का अर्थ होता है जब आप किसी भी विषय को, मुद्दे को उसके भाग में, उसके हिस्सों में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो समस्या को, जो उसकी सीमाएं हैं, उसको अलग अलग हिस्से में, अलग अलग आयामों में तोड़ कर देखना, वही एनालिसिस का उद्देश्य होता है। नाउ हाउ टू कंक्लूड, अब इसमें हम कंक्लूड कैसे करें? तो जो समस्याएं हमने ऊपर गिनाई हैं, अगर एनएचआरसी में और भारत में ह्यूमन राइट्स रेजिम को स्ट्रेंथन करना है और जो ऑब्जेक्टिव्स प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 एज अमेंडेड इन द ईयर 2006 में जिसका अमेंडमेंट किया गया था, उसके उद्देश्यों की पूर्ति अगर हमें करनी है तो हमें एनएचआरसी को और इफेक्टिव पावर्स देने होंगे और उसके जो डिसीजंस हैं, ऑर्डर्स हैं, उनमें हमें पेनल पावर्स भी एनएचआरसी को देना होगा। साथ ही साथ जो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं उसको भी दूर करना होगा और ह्यूमन राइट्स रेजिम में जो उसका दायरा है उसे भी हमें बढ़ाना होगा। तो इन स्पेसिफिक सजेशंस के साथ हम अपने आंसर को एक निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं, आंसर के निष्कर्ष को हम लिख सकते हैं। नाउ वी हैव 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू, जो कि आप डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में आप इसे अभ्यास कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन,
डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इन इंडियाज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स फॉर 8 मार्क्स। भारत की चुनावी राजनीति में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के महत्व पर चर्चा कीजिए। दूसरा प्रश्न है, डू वी रिक्वायर अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, क्रिटिकली कमेंट। हाल में अमेरिका में चुनाव हुए, वहां पर राष्ट्रपति स्टाइल की सरकार है, तो क्या हमें राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार की आवश्यकता है? आलोचनात्मक टिप्पणी करें। और अब मॉडल आंसर्स के लिए आप क्रॉनिकल आईएएस की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। आप अपने आंसर्स को हमें ईमेल के माध्यम से क्रॉनिकल आईएएस की वेबसाइट पर जो मेंशन किया गया ईमेल आईडी है और व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर हमें भेज सकते हैं। हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।